हाउ आर यू? कैसे आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है आप अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपवर्तन का एक प्रभाव देखा था और उस वजह से हमें किसी भी वस्तु की जो गहराई होती है या ऊंचाई होती है वो या तो कम दिखती है या ज्यादा दिखती है। डिपेंड करेगा कि वस्तु विरल माध्यम में है कि सघन माध्यम में। अगर वस्तु सघन माध्यम में रखी हुई है तो वस्तु की गहराई या जो आभासी ऊंचाई है वो वास्तविक गहराई या वास्तविक ऊंचाई से कम देखने को मिलती है। और अगर वस्तु विरल माध्यम में रखी हुई है और हम सघन माध्यम से वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु की आभासी गहराई या आभासी ऊंचाई उसकी वास्तविक गहराई या वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा देखने को मिलती है। आज हम अपवर्तन की एक और घटना पढ़ेंगे और अपवर्तन की इस घटना में क्या होगा? परावर्तन होगा। तो आज अपन स्टडी करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो गजब की बात क्या है अपवर्तन, लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी? परावर्तन की। तो गाइस, दिस इज सुमित नोवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट लवेबल प्यारा सा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन लाइव। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग रजिस्टर, पेन, पेंसिल निकाल लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, खाना वाना खा लीजिए ताकि आपको बार बार उठकर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अपवर्तन के दौरान होगी या अपवर्तन में एक विशेष स्थिति ऐसी आएगी जब क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो परावर्तन ही, लेकिन अपवर्तन की एक विशेष स्थिति पर होगा। तो देखिएगा मान लीजिए एक पात्र है जिसमें बड़ा सारा पात्र बना रहा हूं मैं और इसमें एक द्रव भरा हुआ है और द्रव इस वातावरण की तुलना में सघन माध्यम है। द्रव इस वातावरण की तुलना में सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है और ये इसकी तुलना में विरल माध्यम है। बिंब आपका सघन माध्यम में रखा हुआ है, ये आपका बिंब है। ठीक, माना कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू1 है और आप चाहे तो इसको म्यू डी भी लिख सकते हैं, डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस क्या है? जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है उसका अपवर्तनांक म्यू1 लेने की है और अपवर्तन के पश्चात जिसमें जाती है उसका अपवर्तनांक म्यू2 लेने की। उसके तहत मैंने इसका अपवर्तनांक म्यू1 और यहां पर म्यू2 लिया। ध्यान रखिएगा यहां बिंब सघन माध्यम में। तो गौर फरमाइएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी कब? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी। आभासी गहराई, आभासी ऊंचाई में तो बिंब सघन में भी हो सकता था, विरल में भी हो सकता था, लेकिन यहां होगा ही कब? जब प्रकाश किरण क्या होगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो यहां बिंब सघन माध्यम में होगा, बोले तो आपतित किरणें सघन माध्यम से आएगी। ठीक है, ये बिंब है, इससे प्रकाश किरणें चलती है और बहुत सारी प्रकाश किरणें इससे चलेगी और अपवर्तन के पश्चात ये विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ये XY एक पृथककारी सतह है जो कि इन दोनों को एक दूसरे से पृथक करिए, बोले तो इसको अपवर्तक सतह भी बोल सकते हैं। इस बिंब O से एक प्रकाश किरण चलती है जो कि इस पृथककारी सतह XY के A बिंदु पर अभिलंबित आपतित होती है। तो आप सब जानते हैं कि जब प्रकाश किरण पृथककारी सतह पर अभिलंबित आपतित होती है तो क्या होता है? वह बिना मुड़े दूसरे माध्यम में चल जाती है। तो यह बिना मुड़े क्या हो गई जनाब? दूसरे माध्यम में चली गई। आपतन कोण 0 तो अपवर्तन कोण भी 0, अर्थात जब
प्रकाश किरण अपवर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना मुड़े दूसरे माध्यम में चली जाती है। अब अपन क्या करते हैं साहब, एक और प्रकाश किरण लेते हैं। इस ओ से एक और प्रकाश किरण चलती है जो कि इस पृथककारी सतह के बी बिंदु पर आपतित होती है। लेकिन अब यह आपतित किरण OB इस पृथककारी सतह पर लंबवत आपतित नहीं हो रही, अभिलंब के अनुदिश आपतित नहीं हो रही। तो नो डाउट ये चूंकि सघन से विरल में जा रही है तो यह क्या होगी, अपने पथ से विचलित होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो मैंने क्या करा, इस आपतन बिंदु B पर एक अभिलंब बना दिया N1B, ठीक है, ये अभिलंब बना दिया। तो आप सब जानते हैं प्रकाश किरण क्या होगी, क्योंकि सघन से विरल को तरफ जा रही है तो ये सीधी जाने की बजाय क्या होगी, सीधी जाने की बजाय क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, अपवर्तित किरण को रेड कलर से प्रदर्शित करता हूं। तो ये अपवर्तन के पश्चात इधर चली गई। गौर फरमाना यहां पर आपतन कोण 0 था, अपवर्तन कोण 0 हुआ, लेकिन जैसे ही प्रकाश किरण इस पृथककारी सतह पर तिरछी आपतित हुई, आपतन कोण का मान 0 से बढ़ा तो अपवर्तन कोण का मान भी 0 से बढ़ा। लेकिन क्या हुआ, अपवर्तन कोण आपतन कोण की तुलना में तेजी से बढ़ा, क्योंकि अपन सब जानते हैं जब सघन से विरल को जा रही होगी तो अभिलंब से दूर हटेगी प्रकाश किरण, इसका अपवर्तन कोण इस आपतन कोण से ज्यादा होगा। यूं समझिए अगर मैंने आपतन कोण 0 से बढ़ाकर 20 किया तो अपवर्तन कोण की वैल्यू निश्चित रूप से 20 से ज्यादा होगी, बोले तो मान लीजिए 30 होगी। वो तो डिपेंड करेगा इन दोनों मीडियम पर, ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं। तो इसका मतलब आपतन कोण की गाड़ी 0 से 20 हुई, लेकिन अपवर्तन कोण की गाड़ी 0 से 30 हुई, बोले तो अपवर्तन कोण आपतन कोण की तुलना में तेजी से बढ़ा। अब अगर अपन क्या करते हैं, एक और प्रकाश किरण लेते हैं जो इस सी बिंदु पर आपतित हुई, इस सी बिंदु पर आपतित हुई। तो जैसे जैसे मैं प्रकाश किरण तिरछी करता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं प्रकाश किरण तिरछी करता जा रहा हूं, आपतन कोण क्या होता जा रहा है भैया, बढ़ता जा रहा है। अब ये अभिलंब हो गया और ये आपतन कोण हो गया। नो डाउट ये जो आपतन कोण है, ये जो आपतन कोण है वो इस कोण से भी, इस आपतन कोण से भी ज्यादा है। तो I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा है। तो आप जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण बढ़ेगा, क्योंकि अपवर्तन कोण तो आपतन कोण से ही ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। तो अगर मैंने आपतन कोण 20 की जगह 30 कर दिया तो अपवर्तन कोण 30 से भी ज्यादा हो जाएगा। प्रकाश किरण सीधी जाने की बजाय क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी जाने की बजाय अभिलंब से दूर हटेगी और ये C1 डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जैसे जैसे आप आपतन कोण बढ़ाते जा रहे हैं, अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा है और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा है। आपतन कोण की गाड़ी तेजी से चल रही है, बोले तो ये 30 हो गया तो ये 40 हो गया। तो जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते जा रहे हैं, अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा है और पता लगा एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर अब प्रकाश किरण यहां पर आपतित हुई, इस D बिंदु पर आपतित हुई। तो अभिलंब बना देते हैं यहां पर। तो ये अभिलंब हो गया N3D। तो जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते जा रहे हैं, अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा है और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा है। तो पता लगेगा एक विशेष आपतन कोण पर आते आते प्रकाश किरण सीधी जाने की बजाय अभिलंब से दूर हटेगी और इतनी दूर हट गई कि वह पृथककारी सतह की क्या चल गई, समानांतर चली गई। पृथककारी सतह की, इसको भी डैश लिख देता हूं, इसको भी डैश लिख देता हूं, इसको भी डैश लिख देता हूं। बोले तो जैसे जैसे आप I बढ़ा रहे हो R बढ़ रहा है,
आर की वैल्यू आई से ज्यादा है, तो जब आपतन कोण आई 20 था तो अपवर्तन 30 था, आई 30 था तो अपवर्तन कोण मान लीजिए 50 था, ये 40 था तो ये पता लगा 80 होगा, ये 42 हुआ तो ये पता लगा अपवर्तन कोण कितना हो गया 90 डिग्री। अपवर्तन कोण 90 डिग्री हुआ। बोले तो आई की वैल्यू 90 होने से पहले ही अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, क्योंकि आर की वैल्यू आई से ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि सघन से विरल में ज्यादा है। तो एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को क्या बोलते हैं जनाब? क्रांतिक कोण। यह विशेष आपतन कोण क्या है? क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से किधर की तरफ जा रही हो? विरल माध्यम की तरफ। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरित हो रही है, तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात अपवर्तित किरण पृथककारी तल के समानांतर संचरित होती है, पृथककारी तल के साथ संचरित होती है, क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। तो ध्यान रखना, क्रांतिक कोण क्या है? आपतन कोण है। कौन सा आपतन कोण है? जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। कब? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में संचरित होती है। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा लिख ले। तो क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या चीज है साहब? वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिस पर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण पृथककारी तल के अनुदेश संचरित होती है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। या एक और परिभाषा दे सकते हैं, वह आपतन कोण, वह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे आईसी या सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या है? वह आपतन कोण है जिस पर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए और फटाफट
ये परिभाषा उतार लीजिए, फिर अपन इसके आगे का बात करते हैं। तो पॉज करके फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। ठीक साहब, तो अपन अब यहां की बात करते हैं, यहां अपवर्तन की क्रिया हो रही है। तो आप सब जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से अपवर्तन की घटना में क्या होगा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई, बोले तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक और आपकी प्रकाश किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है उसके लिए ज्या का मान बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है उसके लिए ज्या का मान का गुणनफल क्या रहेगा, सेम। तो हमने पहले भी देखा हुआ है म्यू इनटू साइन थीटा क्या रहता है, सेम रहता है। और अगर आपको याद दिलाओ एक्यूरेट स्नेल का नियम बोलो तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसके बराबर होगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। केची गुणा करते हैं तो ये याद है, तो म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r। यदि आपतन कोण कुछ ऐसा है कि आपतन कोण की वैल्यू किसके बराबर है, क्रांतिक कोण के बराबर है, तो यदि i बराबर ic हो तो ध्यान रखना सघन से विलयन में जा रही है, i बराबर ic हो तो r बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। तो मान भर दे तो म्यू1 sin ic इक्वल टू क्या हो गया, म्यू2 sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो sin ic इक्वल टू क्या हो गया, म्यू2 अपॉन म्यू1। बोले तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान रहे I बराबर IC पर R बराबर 90 तभी होगा जब सघन से विरल को जारी होगी। तो यहाँ दूसरा विरल माध्यम है और पहला सघन माध्यम है। जनरली क्वेश्चन के अंदर आपको 99% क्वेश्चन के अंदर आपको इसका अपवर्तनांक दिया होता है इसके सापेक्ष, तो मैं उस हिसाब से भी लिख देता हूं। फिर अपन इसको और ढंग से ले लेंगे, sin IC बराबर 1 अपॉन म्यू1 बटा म्यू2 लिख सकता हूं इसको ऐसे। तो म्यू1 अपॉन म्यू2 बोले तो एक का अपवर्तनांक बटा दूसरे का अपवर्तनांक, तो ये क्या हो गया sin IC इक्वल टू पहले का अपवर्तनांक पहले का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक। बहुत सी बार बच्चे यहाँ म्यू1 म्यू2 से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा और ढंग से लिख दूं, sin IC इक्वल टू म्यू2 क्या है, म्यू2 क्या है विरल माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू1 क्या है सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो sin IC इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन म्यू d अपॉन म्यू r। तो आप यूं लिख सकते हैं इसको, क्या हो गया ये सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जनरली हमको प्रश्न में सघन का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया होता है, तो sin IC अर्थात क्रांतिक कोण की ज्या किसके बराबर होगी 1 अपॉन सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। बोले तो जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है उस माध्यम का जिस माध्यम में अपवर्तन के पश्चात जा रही है उसके सापेक्ष अपवर्तनांक। इवन और भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में ये जो विरल माध्यम होता है ये क्या होता है हवा। जनरली ये हवा ली जाती है, मैंने तो जनरल बोल दिया क्योंकि हो सकता है ये द्रव की जगह कांच हो और यहाँ द्रव हो, क्योंकि ये कांच है तो ये सघन है और ये द्रव है तो ये पानी है, मान लीजिए पानी इधर, तो ये क्या हो गया विरल हो गया। तो वो सघन और विरल तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है विरल माध्यम जो दिया जाता है वो हवा दिया जाता है। तो अभी तो मैंने ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया कि माध्यम कुछ भी हो, ये सघन है ये विरल है, अब ये सघन कुछ भी हो विरल कुछ भी हो, sin IC क्या हो गया विरल का अपवर्तनांक बटा सघन का अपवर्तनांक। बोले तो 1 बटा सघन का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक।
इसको मैं यूं भी बोल सकता था, म्यू2 अपॉन म्यू1 है ना, तो विरल का सघन के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो साइन आईसी विरल का सघन के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होगा, या सघन का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। ठीक है। अब अगर आपने बोला है कि यदि विरल माध्यम क्या हो भैया, हवा हो, तो हवा या निर्वात हो, तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर विरल माध्यम हवा या निर्वात हो गया तो म्यू1 इक्वल टू क्या होगा, 1, और म्यू1 नहीं, ये म्यू2 है, तो म्यू2 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि विरल का अपवर्तनांक हमने क्या लिख रखा है, म्यू2, ये विरल है और ये सघन है, तो विरल का अपवर्तनांक कितना लिख रखा है, म्यू2। तो यदि विरल माध्यम हवा है तो म्यू2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो साइन आईसी इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन म्यू1, और म्यू1 क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो मैं बोल सकता हूं साइन आईसी क्या हो गया, 1 अपॉन म्यूडी, सघन माध्यम का अपवर्तनांक बोले तो सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, बोले तो सघन माध्यम का हवा या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो क्रांति कोण किसके बराबर होगा, 1 अपॉन सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब अगर अपन बात करें कि क्रांति कोण किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो जनाब जिन जिन बातों पर अपवर्तनांक निर्भर करेगा उन्हीं बातों पर क्रांति कोण निर्भर करेगा, क्योंकि ये चेंज हो गया तो साइन की वैल्यू चेंज होगी, साइन की वैल्यू चेंज हो गई तो आईसी चेंज हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं कि क्रांति कोण किन बातों पर निर्भर करता है, तो क्रांति कोण की निर्भरता, तो पहला पॉइंट सीधी सी बात है, क्रांति कोण किस पर निर्भर करेगा, इन दोनों दिए हुए माध्यम पर, क्योंकि इन माध्यम को चेंज कर दूंगा तो इनके अपवर्तनांक चेंज हो जाएंगे, तो इनका रेशो चेंज हो जाएगा, तो साइन आईसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आईसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्रांति कोण किन किन बातों पर निर्भर करेगा, दिए हुए दो माध्यम पर निर्भर करेगा। ठीक है, कि आपको कौन से माध्यम दे रखे हैं, अलग अलग माध्यम के लिए अपवर्तनांक क्या, क्रांति कोण क्या होगा भैया, अलग अलग होगा। अब एक और सिंपल सी बात अगर अपन देखें, यहां पर अपन देखें कि अगर ये जो डेंसर मीडियम है इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, मान लीजिए इधर हवा है, सिंपल सा केस लेते हैं और अपन तो बोलते हैं डेंसर मीडियम का रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। चलो, डेंसर मीडियम का रेयर मीडियम विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा है, तो म्यू2 की वैल्यू ज्यादा है, तो साइन आईसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। साइन आईसी की वैल्यू कम होने का मतलब आईसी का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब सघन माध्यम के लिए जितना ज्यादा वो सघन माध्यम होगा तो सघन माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, कम होगा। जितना माध्यम सघन होगा उतना ही क्रांतिक कोण क्या होगा भैया, कम होगा। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसके लिए साइन आईसी की वैल्यू कम, तो आईसी की वैल्यू भी कम। यही वजह है कि अगर अपन वाटर एयर की बात करें, वाटर एयर के लिए बात करें, तो इसके लिए जो क्रांतिक कोण आता है वो लमसम 49 डिग्री आएगा। लेकिन अगर अपन ग्लास की बात करें, ग्लास एयर के लिए, गौर फरमाना विरल तो मैंने एयर ही रखा लेकिन ये ग्लास कर दिया, तो नो डाउट ग्लास
पानी की तुलना में ज्यादा सघन माध्यम है हवा या निर्वात के सापेक्ष, तो अपवर्तनांक बढ़ेगा सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बढ़ेगा, तो क्रांतिक कोण क्या होगा? कम। तो लगभग कांच और हवा के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा? 42 डिग्री। तो अपवर्तनांक बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण घटेगा। तो जितना ज्यादा सघन माध्यम होगा, जितना ज्यादा सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो उन दोनों पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? कम होगा। एक और बात अपन जानते हैं कि ये जो अपवर्तनांक है किस पर डिपेंड करता है? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। तो इसका मतलब म्यू डी चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य चेंज कर दूंगा तो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक चेंज, तो क्रांतिक कोण भी चेंज। तो क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करेगा? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा। ठीक है, कैसे निर्भर करेगा वो देखते हैं। आप लोगों ने कॉची फॉर्मूला देखा था, तो कॉची फॉर्मूला हम लोगों ने शायद जब स्नेल्स का नियम मैंने पढ़ाया था तब देखा था, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं एक बात बोलूंगा कि अगर मैं आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ा दूंगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि मैं आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ा दूंगा तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा। अपवर्तनांक कम हो जाएगा तो क्या होगा? साइन आईसी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। साइन आईसी का मान बढ़ जाएगा तो भैया लोगों क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण भी बढ़ जाएगा। अर्थात इन दो दिए हुए माध्यम के लिए माध्यम फिक्स कर दो, लेकिन आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल दूं, मान लीजिए बढ़ा दी, तो क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो गौर फरमाना ये दोनों माध्यम है, यहां से प्रकाश किरण आ रही है, एक बार लाल रंग की प्रकाश किरण आ रही है और एक बार बैंगनी रंग की प्रकाश किरण आ रही है। आप सब जानते हैं शायद लाल रंग की जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य बैंगनी से ज्यादा होती है। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, हम लोगों ने बोला था कि दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग का एक छोटा सा पोर्शन है, एक छोटा सा भाग है। दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कहां से कहां तक होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 और बहुत सी बुक्स में 8000 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हो जाता है। तो अपन सब जानते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग है जिसकी तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इन तरंगदैर्घ्य में हम देखते हैं कि जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है वह विद्युत चुंबकीय तरंग कौन से रंग की होती है? बैंगनी रंग की। अरे ये रंग आपको दिखाई देते हैं या इनकी वजह से आप अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। और इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है विजिबल लाइट में जो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है उसको किसकी होती है? रेड। और बीच में क्या होता है? VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यह मैंने तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखा। तो जनाब अगर मैं ये दो माध्यम फिक्स कर दूं और यहां से आने वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने बैंगनी रंग की जगह लाल रंग का प्रकाश अब यूज कर लिया, तो अगर मैं तरंगदैर्घ्य बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? क्रांतिक कोण बढ़ेगा। तो अब अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि लाल रंग वाले प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान बैंगनी रंग वाले प्रकाश से क्या होगा? ज्यादा होगा। माध्यम फिक्स कर दिया, लेकिन यहां से लाल रंग की प्रकाश किरण आ रही है, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण आ रही है, तो लाल रंग और बैंगनी रंग की प्रकाश किरण के लिए जो क्रांतिक कोण होगा वो अलग अलग होगा और लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा भैया? ज्यादा होगा।
एक और बात है कि अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करता है? ताप पर भी डिपेंड करता है। तो ताप बढ़ाने पर जनाब अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो साइन आईसी की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब क्रांति कोण बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्रांति कोण दो तीन चीजों पर निर्भर करेगा, इन दोनों माध्यम पर डिपेंड करेगा। ये माध्यम चेंज करूंगा तो क्रांति कोण चेंज हो जाएगा। गौर फरमाना, ये एयर है, ये एयर है, लेकिन ये वाला सघन माध्यम भी चेंज किया तो भी क्रांति कोण चेंज हो गया, क्योंकि चाहे म्यू1 सेम हो, चाहे सॉरी विरल रखा अपन ने ए रखा, तो चाहे मैं म्यू2 सेम रख दूं, लेकिन म्यू1 अगर अलग अलग कर दूं तो अनुपात बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। सघन माध्यम को फिक्स कर दूं, विरल माध्यम चेंज कर दूं तो भी साइन आईसी बोले तो आईसी चेंज हो जाएगा। तो क्रांति कोण इन दोनों माध्यम पर डिपेंड करेगा, इस पेयर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा। अलग अलग पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रांति कोण अलग अलग होगा। अगर दो माध्यम फिक्स भी कर दूं, दो दिए हुए माध्यम फिक्स भी कर दूं, लेकिन अगर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य चेंज कर दूं तो भी क्रांति कोण चेंज हो जाएगा। कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के लिए क्रांति कोण कम होगा और ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के लिए क्रांति कोण ज्यादा होगा। ताप बढ़ाने पर क्रांति कोण क्या होगा? बढ़ेगा। गजब की बात पता है क्या है? हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन इतनी रामायण गाली अभी तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन आया ही नहीं है। तो अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पिक्चर में लाते हैं। तो आप फटाफट ये जो लिखा हुआ है इसको राइट डाउन कर लीजिए पॉज कर। ठीक साहब, तो चलिए अब अपन इसी डायग्राम पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आप आपतन कोण बढ़ाते जा रहे थे, अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा था और एक विशेष आपतन कोण पर आते आते अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, अर्थात अब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में गई नहीं, विरल माध्यम में नहीं गई, पृथककारी तल के समानांतर चली गई। तो अब अगर मैं आपतन कोण और बढ़ा दूं, अगर मैं आपतन कोण और बढ़ा दूं तो क्या होगा जनाब? तो अब अगर मैंने आपतन कोण और बढ़ाया थोड़ा सा टेंट और बढ़ा देता हूं भैया, ताकि डायग्राम बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी मेरे को। तो अब अगर मैंने आपतन कोण और बढ़ाया, कहने का मतलब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है और अब की बार तो आपतन कोण क्रांति कोण से भी अधिक है। तो ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाने की बजाय पुनः सघन माध्यम में लौट आती है। सीधी सी बात है, यहां तक विरल में जा रही थी, यहां तक विरल में जा रही थी, मुड़ती जा रही थी, बेचारी मुड़ती जा रही थी, यहां पृथककारी तल के समानांतर होगी। अगर आप और बढ़ाएंगे तो अब तो बेचारी क्या होगी? वापस इसी माध्यम में लौट आएगी। तो यह घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात एक तरह से बोल सकते हैं क्या हो रही है? परावर्तन की क्रिया हो रही है। लेकिन यह परावर्तन की क्रिया हर एक प्रकाश किरण के लिए नहीं हो रही। ये कब हो रही है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल को जा रही है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक है, तो प्रकाश किरण वापस पुनः सघन माध्यम में आ गई। तो यह घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाएगी। तो जनाब चूंकि परावर्तन हो रहा है तो इसमें परावर्तन के सभी नियमों का पालन होगा। परावर्तन के सभी नियमों का पालन होने का मतलब आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे और जो ये आपतन कोण है वही ये परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों बोला? क्योंकि हर वो प्रकाश किरण जिसके लिए आपतन कोण
क्रांति कोण से अधिक होगा वो 100% रिफ्लेक्ट होगी, 100% वापस सघन माध्यम में आएगी, उसका कोई भी भाग अवशोषित नहीं होगा या विरल माध्यम में नहीं जाएगा, वो 100% टकराकर वापस सघन माध्यम में आएगी। इसलिए इसको अपन बोलते हैं कोण आंतरिक परावर्तन। तो कोण आंतरिक परावर्तन कब होगा? कोण आंतरिक परावर्तन क्या है? कोण आंतरिक परावर्तन क्या घटना है? तो बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परावर्तन की वह घटना है, परावर्तन की वह घटना है जिसमें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण पृथक्कारी सतह पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परावर्तन की वह घटना है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण पृथक्कारी सतह पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो, या इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण पृथक्कारी सतह पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो वह परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट आती है। यह घटना कोण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो कोण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या है? बेसिकली परावर्तन की घटना है। परावर्तन होगा कब होगा? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरित होगी और जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तो यह घटना क्या कहलाएगी? कोण आंतरिक परावर्तन। तो कोण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त है। कोण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त है। कौन कौन सी शर्त है? पहली बात, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होनी चाहिए। प्रकाश किरण किधर से किधर चलनी चाहिए? सघन से विरल में। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है जनाब? आपतन कोण क्या होना चाहिए भैया?
क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, अन्यथा घटना नहीं होगी। तो बहुत सी बार एग्जाम में कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाता है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो क्या शर्त है भैया? प्रकाश किरण सदन से विरल को जानी चाहिए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो आपने जो डायग्राम पहले बनाया था उसमें ये वाली लाइट, रे ऑफ लाइट और प्रदर्शित कर दीजिए। तो यह घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाने वाली प्रकाश किरण अगर पृथककारी सतह पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर पुनः सघन माध्यम में लौट आती है। तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया में घटना में 100% लाइट रिफ्लेक्ट होगी। जितनी प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा, हर प्रकाश किरण क्या होगी भैया? रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दर्पण में और इसमें। दर्पण में भी परावर्तन होता है। दर्पण में अपन बोलते हैं प्रकाश किरण आती है, टकरा के वापस इसी माध्यम में लौट आती है। लेकिन यहां पर दर्पण में 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। दर्पण उस प्रकाश किरण का, आपतित प्रकाश किरण का कुछ न कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, लेकिन यहाँ 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से हम क्या कर सकते हैं? प्रकाश किरण को 100% 90 डिग्री और 180 डिग्री से क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग या उस पर आधारित उदाहरण। तो इसका एक बहुत जबरदस्त उपयोग है इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर। बहुत सी बार प्रकाश किरण को 90 डिग्री 180 डिग्री से मोड़ना होता है। अगर हम ये दर्पण यूज करते हैं तो ये दर्पण महंगे भी आते हैं। क्यों महंगे आते हैं? क्योंकि दर्पण बनाने के लिए कांच की एक सतह पर चांदी की पॉलिश करनी होती है। चांदी भैया 80,000 रुपए 70,000 रुपए किलो, तो महंगा पड़ता है। और समय के साथ साथ वो दर्पण भी, क्योंकि सिल्वर घिसती जाती है, बाहर निकलती जाती है, खराब होते जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, आपकी प्रकाश ऊर्जा थोड़ी सी अवशोषित हो जाती है। लेकिन अगर हम क्या करें? पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग करें, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, तो वो लाइट को बहुत कम कॉस्ट पर 100% क्या कर देते हैं? 90 डिग्री या 180 डिग्री कोण से मोड़ देते हैं। तो अब अपन बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित उदाहरण। तो रब कर दिया जाए, फटाफट लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है? तो मिटा देते हैं जना। तो अब अपन बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित उदाहरण। और इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। तो बात करते हैं जनाब सबसे पहले पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में कांच का प्रिज्म बंद होता है, जो स्पेशल डिजाइन होता है, क्योंकि उसमें उस प्रिज्म में एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी के दो कोण क्या होते हैं? 45 डिग्री के होते हैं। तो यह कांच का बना एक प्रिज्म है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है और शेष दो कोण 45 डिग्री है। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स 9-10 की पढ़कर आते हैं कि एक तो क्या हो गया? समकोणीय हो गया, 90 डिग्री है। और 9-10 के अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये समद्विबाहु
समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु व समकोणीय प्रिज्म है जिसमें एक कोण 90 डिग्री और शेष दो कोण क्या होते हैं, 45 डिग्री के होते हैं। तो ये कांच का बना एक ऐसा प्रिज्म है जो समद्विबाहु और समकोणीय है। बोले तो इस प्रिज्म के एक कोण 90 डिग्री है और शेष दो कोण कितने भैया, 45 डिग्री। चूंकि ये कांच का बना हुआ है, जनरली इसको अपन हवा के अंदर रखते हैं, तो हवा और कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होगा वो कितना होगा, 42 डिग्री। कांच व हवा के लिए जो क्रांतिक कोण होगा वो 42 डिग्री होगा। अगर इसका मतलब क्या है, अगर कोई प्रकाश किरण 42 डिग्री के कोण से ज्यादा कोण पर आपतित हो कांच से हवा में जाते हुए, सघन से विरल में जाते हुए, तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस समद्विबाहु समकोणीय कांच के बने प्रिज्म से क्या कर सकता हूं, प्रकाश किरण को 90 डिग्री या 180 डिग्री कोण से घुमा सकता हूं, डेविएट कर सकता हूं। अगर मेरे को प्रकाश किरण को 90 डिग्री कोण से डेविएट करना है, 90 डिग्री कोण से इसको घुमाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रिज्म की ये जो क्या है हाइपोटेनियस कर्ण, इस कर्ण के अलावा जो ये दो भुजाएं जिसमें से अपन एक को लंब एक को आधार बोल देते हैं, उन लंब या आधार पर प्रकाश किरण को लंबवत आपतित करेंगे। तो जब आप प्रकाश किरण को इस प्रिज्म की लंब या आधार भुजा पर लंबवत आपतित करेंगे, तो जब ये प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो 90 डिग्री कोण से मुड़ जाएगी। और अगर आपको प्रकाश किरण को 180 डिग्री कोण से मोड़ना है तो आप किस पर आपतित करेंगे, किस पर लंबवत आपतित करेंगे, कर्ण पर। समझते में क्या कहना चाह रहा हूं, बाउंसर जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो बात हुई समद्विबाहु समकोणीय प्रिज्म की, कि यह कांच का बना होता है जिसके लिए क्रांतिक कोण 42 डिग्री होता है और यह प्रकाश किरण को 90 डिग्री या 180 डिग्री कोण से मोड़ देता है। कैसे मोड़ेगा उस पर अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो साहब ये आपका प्रिज्म ए, बी और सी, ये 90 डिग्री है, शेष दो कोण कितने जनाब, 45 डिग्री के। एक प्रकाश किरण आती है जो कि इसके लंब या आधार पर लंबवत आपतित हो, तो मैंने इस वाली भुजा पर लंबवत आपतित किया। आप सब जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण पृथक, ये कांच है और इधर हवा है, ये प्रिज्म किसका है, कांच का, ये कांच का है, तो ये एक तरह से पृथककारी सतह हो गई, यह पृथककारी सतह हो गई जो कि क्या कर रही है, हवा और कांच को पृथक कर रही है। लेकिन जब प्रकाश किरण पृथककारी सतह पर लंबवत आपतित होती है ना भैया, तो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, तो ये बिना मुड़े सीधी निकल गई और इस पृथककारी सतह बीसी पर आपतित गई, क्योंकि बीसी भी क्या कर रहा है, कांच और हवा दोनों को पृथक कर रहा है। लेकिन साफ दिख रहा है कि अब की बार ये आपतित किरण कांच से हवा में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, लेकिन यह पृथककारी सतह पर लंबवत आपतित नहीं हो रही है। और जब ये पृथककारी सतह पर लंबवत आपतित नहीं हो रही है तो देखेंगे कि आपतन कोण कितना है, क्योंकि चूंकि सघन से विरल में जा रही है, तो अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम है तो ये कांच से हवा में चल जाएगी। लेकिन अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा है तो हवा में नहीं जाएगी, वापस सघन में लौट आएगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस आपतन बिंदु पर इस पृथककारी सतह BC पर एक अभिलंब खींचा, तो यह BC पर एक अभिलंब हो गया, BC पर एक अभिलंब हो गया। यह कोण 90 डिग्री है, नो डाउट ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, चलो बनाए दो, ये भी 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री है, क्योंकि यह
इस पृथककारी सतह के इस बिंदु पर क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो ये सब कोण 90 डिग्री है। चलो एक तो बना देता हूं मैं। आप सब जानते हैं क्या, ये लंबवत आपतित द्वितीय, तो ये 90, तो ये भी 90, ये 45, ये 45, ये 90, ये फिर समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो ये 45, ये 45, ये 90, तो ये भी 45। क्यों, तीनों अंतःकोण कितने होंगे, 180। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। तो पता लगा आपतन कोण कितना हो गया, 45, क्योंकि ये टोटल कोण कितना होगा, 90। तो आपतन कोण 45 है। तो पता लगा अगर प्रकाश किरण कांच से हवा में जाती है, तो अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। तो सघन माध्यम से विलंबित माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो वापस वो सघन माध्यम में लौट जाएगी। तो माना कि परावर्तन के पश्चात, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात ये मेरी परावर्तित किरण ऐसे आ गई। गौर फरमाइएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में चूंकि परावर्तन की घटना हो रही है तो परावर्तन के नियम का पालन होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। परावर्तित किरण अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। गौर फरमाना, अगेन ये ब्लू लाइन इस BC पर अभिलंब है, तो ये टोटल कोण कितना है, 90, उसमें से ये 45, तो बाकी बचा ये भी 45। अब यह परावर्तित किरण प्रिज्म में संचरित होते हुए इस पृथककारी सतह AC पर आपतित होगी। तो देखते हैं इसके लिए आपतन कोण कितना है। तो अपन क्या करेंगे, ये 45, ये 45, तो ये कोण कितना हो गया, 90। इसका मतलब मेरी प्रकाश किरण इस AC सतह पर अभिलंबवत आपतित हो रही है। अभिलंबवत आपतित होने का मतलब आपतन कोण कितना है, 0। तो आप सब जानते हैं कि ये बिना मुड़े क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो आपकी प्रकाश किरण ऐसे आई थी, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात ऐसे चल गई, तो कितने कोण से घूम गई भैया, 90 डिग्री के कोण से घूम गई। तो अगर आपको प्रिज्म की सहायता से, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की सहायता से प्रकाश किरण को 90 डिग्री कोण से घुमाना है, तो आप क्या करेंगे, प्रकाश किरण को अभिलंब या आधार में लंबवत आपतित करेंगे। तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, 90 डिग्री कोण से घूम जाएगी। अब अगर आपको प्रकाश किरण को 180 डिग्री कोण से घुमाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिज्म को थोड़ा सा मैं घुमा देता हूं और ये जो कर्ण है इसको इस तरह से बना देता हूं। तो जनाब 90 डिग्री इस पे था, तो ये ABC, ये 90 डिग्री हो गया, मैंने प्रिज्म को घुमा दिया, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा वाली क्या होगी, कर्ण, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो अगर मेरे को प्रकाश किरण को 180 डिग्री कोण से घुमाना है, यदि मेरे को प्रकाश किरण को 180 डिग्री कोण से घुमाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस कर्ण पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित करूंगा। अरे गौर फरमाइएगा, ये कांच है, ये हवा है, चारों तरफ हवा है, तो सघन प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, लेकिन चूंकि आपतन कोण 0 डिग्री है, प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रही है, तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी और कांच के भीतर संचरित होते हुए यह पृथककारी सतह AC पर आपतित होगी। पृथककारी सतह AC पर आपतित होगी, तो अब की बार प्रकाश किरण कांच से हवा में जा रही है, तो देखते हैं कि आपतन कोण कितना है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पर अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने इस AC सतह पर ये अभिलंब खींच दिया। यह AC सतह से कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है।
तो ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण है। देखते हैं आपतन कोण कितना है। पहली बात, प्रकाश किरण चूंकि पृथक कार्य सतह BC पर लंबवत आपतित हुई, बिना मुड़े सीधी चली गई, तो ये कोण 90, ये 90, ये 45, तो ये त्रिभुज का ये कोण भी 45। चूंकि ये लाइन इस AC पर लंबवत है, तो ये टोटल कोण कितना है 90 डिग्री, ये 45 है, तो ये भी 45। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। क्योंकि प्रकाश किरण कांच से हवा में जा रही है और पता लगा ये आपतन कोण कांच और हवा के क्रांति कोण 42 से ज्यादा है, तो प्रकाश किरण हवा में जाने की बजाय पुनः सघन माध्यम कांच में लौट आएगी, बोले तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो प्रकाश किरण ये आपतित है, ये अभिलंब है, तो प्रकाश किरण अभिलंब के दूसरी साइड चल जाएगी और यह इस दिशा में संचित होगी। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में परावर्तन के सभी नियमों का पालन होगा। ये 45 है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 45 डिग्री। गौर फरमाना, यह इस AC पर अभिलंब है, तो ये टोटल कोण कितना है? 90 डिग्री। ये 45 है, तो ये कोण भी 45। अब ये प्रकाश किरण कांच में संचित होते 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 अगेन पृथककारी सतह AB पर आपतित होगी, तो फिर सघन माध्यम से किधर को जाना चाह रही है? विरल माध्यम की तरफ जाना चाह रही है, तो फिर अपन को आपतन कोण देखना पड़ेगा। तो अपन ने क्या कर दिया? इस बिंदु पर अभिलंब खींच दिया, तो ये टोटल कोण कितना है? 90 डिग्री। अपन सब जानते हैं ये 45 है, ये 90 है, तो बाकी बचा ये कोण भी कितना होगा? कितना होगा? 45 होगा। अरे तीनों अंतर कोणों का योग 180, ये कोण 45 है, ये टोटल कोण 90 है, तो बाकी बचा कोण कितना होगा? 45। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। तो पता लगा, अरे अगेन आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, तो प्रकाश किरण वापस कांच में लौट आएगी और परावर्तित होकर ये इधर जाएगी। परावर्तित किरण अभिलंब से उतना ही कोण बनाएगी जितना आपतित किरण अभिलंब से बना रही थी, तो ये कोण भी 45 डिग्री हो गया। ये टोटल कोण कितना है? 90, ये 45, तो बाकी बचा भी 45। अब ये प्रकाश किरण यहाँ आई, अगेन त्रिभुज टाइप दिख रहा है, तो 45 45 90, तो इसका मतलब प्रकाश किरण इस पृथककारी सतह BC पर लंबवत आपतित हो रही है, तो यह बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। कहने का मतलब प्रकाश किरण इस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जब बाहर निकली, तो यह आपतित किरण के क्या आ गई? विपरीत दिशा में आ गई। इसका मतलब प्रकाश किरण क्या हो गई? 180 डिग्री कोण से मुड़ गई, घूम गई। लेकिन इस घटना में प्रकाश की ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होगा। इसी वजह से इंडस्ट्रीज में प्रकाश किरण को 90 डिग्री 180 डिग्री कोण से घुमाने के लिए दर्पण की जगह, समतल दर्पण की जगह पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। डायग्राम बना लीजिए फटाफट पॉज करके। डायग्राम बना लीजिए फटाफट पॉज करके। ठीक साहब, अब अपन इसी का एक और इंडस्ट्री में यूज देखते हैं, जो कि क्या है? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु एक केबल होती है, एक वायर होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे सिग्नल को एक साथ बहुत तेज गति से बिना ऊर्जा ह्रास के बहुत अच्छी क्वालिटी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि हर शहर में, हर जिले में, हर कस्बे में इंटरनेट कनेक्शन के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल डल रही है। हालांकि वो थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर पर एक बार इंटरनेट यूज करने लग गया, तो वो जब वो दूसरे ब्रॉडबैंड पर जाता है तो उसको लगता है कि यार ये तो
19वीं सदी में आ गया, दिखता बहुत धीरे चलता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, सिग्नल बिना ऊर्जा ह्रास के बहुत तेजी से चलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, वैसे तो अपन इसको अपने लास्ट चैप्टर संचार व्यवस्था में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, सिग्नल्स को बहुत सारे, कुछ सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। अब आप बोलेंगे सिग्नल का मतलब क्या है, अरे आप मोबाइल पर आप बातें करते हो ना, तो वो जो बोलते हो ना वो दूसरे के पास कैसे पहुंच जाती है, आप गला फाड़ लो पहुंच जाएगी क्या, नहीं पहुंचेगी ना। तो वो क्या होगा, आप जो बोल रहे हैं, आप वीडियो भी बना रहे हैं, तो वो वीडियो, वो आप जो बोल रहे हैं, जो साउंड है, इवन आपने कंप्यूटर में मोबाइल में टाइप किया और आपने जो टाइप किया वो अमेरिका में सेकंडों के अंदर पहुंच गया आपके दोस्त को, आपके रिलेटिव को। तो वो क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को हमको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हमको साउंड को भेजना है, पिक्चर को भेजना है, टेक्स्ट को भेजना है। तो इन चीजों को भेजने के लिए इन सबको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और फिर इनको भेज दिया जाता है। तो दो तरह का भेजने के लिए दो तरह का माध्यम चूज किया जाता है, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरे को किसी को भेजना है, तो हम दोनों के बीच में एक वायर लगा होगा, वायर के थ्रू वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाएगा। जैसे बचपन में अगर आपने कभी टेलीफोन बनाया हो, एक धागे से बांधकर दो ढक्कन लगाए होंगे, तो आप इधर से बोलते हैं, तो वो जो बोलते हैं, जो साउंड सिग्नल है, उस वायर के थ्रू थोड़ी दूर पर खड़े कि उस आपके फ्रेंड को, आपके रिलेटिव को, आपके भाई बहन को वो बात पहुंच जाती है, फिर वो बोलता है, तो वो वायर के थ्रू, धागे के थ्रू आप तक आ जाती है। तो कोई भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हम हर चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देते हैं और आकाश में भेज देते हैं, फिर सैटेलाइट के थ्रू वापस वो जमीन पर भेज दिए जाते हैं। और एक होता है डायरेक्ट, जिसमें क्या होता है, दो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में क्या होती है, केबल कनेक्ट होती है। पहले के जमाने में जो केबल आती थी वो आती थी कोएक्सियल केबल, समाक्ष केबल, और उस कोएक्सियल केबल में हम क्या कर सकते थे, बहुत सारे सिग्नल एक साथ नहीं ले जा सकते थे। सिग्नल का मतलब आप यूं मानो कि जैसे पैसेंजर है, आप बॉम्बे में है, हम लोगों को बूंदी से या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं, या तो कार यूज करते हैं, या बस यूज करते हैं, या ट्रेन यूज करते हैं। मान लीजिए हम बस यूज कर रहे हैं किसी जगह पर, हमको जयपुर से दिल्ली जाना है, पता लगा 200 आदमी खड़े, और दिल्ली के लिए जो बस है इसमें तो बैठने के लिए केवल कितनी सी सीट है, 70, ठुस ठुस के बैठ जाएंगे तो 80, तो 80 को बिठा के ले जाएगी, बाकी 120 को दूसरी गाड़ी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आधे घंटे बाद दूसरी गाड़ी आई, फिर वो उसमें पहले से यात्री बैठे थे 30-40 को फिर बिठाया, फिर बाकी को इंतजार करना पड़ा, उतने में और जने आगे जाने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। किस लिए इंतजार करना पड़ेगा, कि जिस गाड़ी में आप बैठ के जा रहे हैं उस गाड़ी में इतनी जगह नहीं है, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर को ही बिठाकर ले जा सकती है। लेकिन अगर मैं उस बस की जगह डबल डेकर बस लाता, नीचे 80 बंदों के बैठने की जगह और ऊपर भी 80 बंदों के बैठने की जगह, तो क्या हो जाते हैं, एक साथ 150 पौने 200 आदमी चल जाते हैं, तो अब आपको इंतजार काम करना पड़ता। तो वही वाली बात है कि सिग्नल को जब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, जैसे मान लीजिए टेलीफोन एक्सचेंज से बहुत सारे सिग्नल एक मोहल्ले में जा रहे हैं, तो टेलीफोन एक्सचेंज क्या करता है, आपके घर में अलग अलग वायर थोड़ी डालता है, वो एक केबल डालेगा, आपके मोहल्ले तक एक केबल डालेगा, फिर अलग अलग केबल मोहल्ले से आपके घर में अलग अलग केबल डालेगा। तो अब क्या होगा कि उस टेलीफोन एक्सचेंज से बहुत सारे सिग्नल आपके मोहल्ले तक आने वाले, लेकिन वो जो केबल से आने वाले वो केबल भर गई। जैसे मान लीजिए 500 सिग्नल आने वाले, वो 200 सिग्नल में भर गई, तो क्या होगा, बाकी 300 जनों को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो अपन इसलिए सुनते हैं, रूट्स आर बिजी, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। तो अपन बोलते हैं कि रूट्स अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर के लिए इंतजार करें। लेकिन अगर उस केबल की जगह एक ऐसी केबल होती है जो एक साथ 5000 आदमियों को बिठा के ले जाती है, 5000 आदमियों के सिग्नल को एक साथ ले जाती, तो क्या होता, किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो जब हम छोटे थे, जब आपके बराबर के थे, हमारे जमाने में चलती थी कोएक्सियल केबल। चूंकि अब दुनिया प्रोग्रेस करती जा रही है, आपके जमाने में आ गए, तो अब चलती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ऑप्टिकल फाइबर केबल एट द टाइम, सेम टाइम में बोले तो एक ऐसी ट्रेन है जो कि क्या करती है, एक साथ 10 की घात 6 सिग्नल को एक साथ ले जाती है। बोले तो एक यो मान लीजिए 10 लाख आदमियों को एक साथ ऐसी ट्रेन बनी जो 10 लाख आदमियों को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह लेगी। तो मेरे हिसाब से इतने तो आदमी नहीं होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेंगे। तो हर आदमी को आराम से जगह मिलेगी, खुली खुली जगह मिलेगी और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो कोएक्सियल ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी केबल है, एक इतनी बड़ी ट्रेन है जो बहुत सारे सिग्नल को एक साथ ले जाती है, तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। ऑप्टिकल फाइबर में जो कि लाइट के सिग्नल ईएम वेव्स लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, तो लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलेगी तो सिग्नल भी बहुत तेजी से जाएंगे। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में 100% लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो सिग्नल की ऊर्जा भी घटेगी नहीं। तो क्या हुआ, ऊर्जा नहीं घटी, बहुत सारे सिग्नल एक साथ चले गए और बहुत तेजी से चले गए। तो कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए, सिग्नल से एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज भेजने के लिए, एक साथ भेजने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, बेसिकली कांच के, स्पेशल कांच के पतले पतले तंतु होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज। कांच के, एक विशेष कांच के पतले पतले से रेशे होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं। बहुत लंबे लंबे किंतु पतले पतले रेशे होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं। तो इन पतले पतले रेशों को जोड़ जोड़कर हम केबल बना देते हैं। अब इन पतले रेशों के ऊपर हम क्या करते हैं, इन पतले रेशों के ऊपर हम क्या करते हैं, एक कवर चढ़ा देते हैं, एक कवर चढ़ा देते हैं। इन पतले रेशों के ऊपर हम एक कवर चढ़ा देते हैं। ये जो कवर अपन चढ़ाते हैं, इसका अपवर्तनांक क्वार्ट्ज के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। इन पतले पतले रेशों को जो क्वार्ट्ज के बने होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, कोर। इनको क्या बोलते हैं, कोर। और इसका अपवर्तनांक होता है 1.52। इसका अपवर्तनांक क्या होता है, 1.52। और इसकी अपन जो कवर चढ़ाते हैं इसको बोलते हैं क्लेडिंग। क्या बोलते हैं जनाब, क्लेडिंग। जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, 1.48। अर्थात क्लेडिंग इस तंतु के सापेक्ष क्या है, विरल माध्यम है। तो जब किसी सिग्नल को हमको भेजना है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे साउंड सिग्नल को मेरे को अमेरिका बात करनी है, मैंने वीडियो बनाया, अमेरिका भेजना है, तो हम क्या करेंगे, फोटो सिग्नल हो, साउंड सिग्नल हो, मैंने कोई मैसेज टाइप किया, टेक्स्ट सिग्नल हो, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर लेंगे और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ईएम वेव्स को, जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, उसको इस प्रकाशिक तंतु में इस प्रकार भेजेंगे कि आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा हो तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। फिर वापस आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होगा तो ये इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए एक जगह से क्या हो जाएगी, दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहां पर आपकी सिग्नल बिना ऊर्जा ह्रास के बहुत तेजी से चलता है और इस ऑप्टिकल फाइबर में एट ए टाइम 10⁶ सिग्नल, 10 लाख सिग्नल एक साथ भेजे जा सकते हैं। तो प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो चलिए आज की क्लास बहुत है, फिर कल नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे गोलीय अपवर्तक सतह। अभी तक तो अपन ने जितनी भी अपवर्तक सतह देखी थी वो समतल देखी थी। अब नेक्स्ट टाइम से हम जो अपवर्तक सतह देखेंगे, जो पृथककारी सतह देखेंगे, वो क्या देखेंगे, गोलीय। तो थैंक यू सो मच, अच्छा सा पढ़िए, अच्छा खाइए और अपना ध्यान रखिए।